हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। एक और वीडियो लेकर आ गए हैं हमारे इस चैनल पे सीएचएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स से ये एंट्रेंस क्रैक करना चाहते हैं। उनके लिए और भी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। फिलहाल लेकर आया हूँ 21 नंबर जो चैप्टर है आपके पास, ज्यामिति यानी जियोमेट्री, यानी कि जो कुछ भी रेखाओं का ज्ञान होता है आपके पास, ये सब के सब यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए एक ही चैप्टर में मिल जाएंगे। और इस एक चैप्टर में मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको इस पूरे ज्यामिति, देखिए ज्यामिति क्या होता है, बहुत से लोगों को समझ नहीं आता, बहुत हल्का सा काम होता है इसमें समझने का, लेकिन बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो आपको A to Z पूरा मैं बताऊंगा, यहाँ पे समझाऊंगा, विधिवत ऐसा समझाऊंगा कि आप खुद एक मास्टर बन जाएंगे, इसको पढ़ाने लगेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति की। और यहाँ पे हम जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें मुख्य रूप से जाननी चाहिए। और इस का PDF मैंने आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो आप जाके वहाँ से इस पूरी किताब को डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील दी गई है, किताबों की दुकानें खुल चुकी हैं, अब जाके किताबें तो खरीद ही सकते हैं आप। बाकी मैंने आपको बताया था कि और भी क्या चीज़ें हो सकती हैं। आप हाई स्कूल यानी आपकी 10वीं की किताब को, 9वीं की किताब का जो भी है सब कुछ आप पढ़ लेंगे। 10वीं और 9वीं की किताब सब का सब पूरा पूरा पढ़ लेंगे, वही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। फिलहाल यहाँ पे इसके ज्यामितीय विचार के बारे में दिया गया है। तो ज्यामितीय विचार के बारे में मैं मोटा मोटा आपको जो समझाऊं कि जो भी पुराने समय में ज्यामिति मतलब कि रचनाएं, घर की डिज़ाइन बनाते हैं आप, घर कुछ ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे दरवाज़ा रहेगा, यहाँ पे खिड़की रहेगी, छत ऐसी रहेगी, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो कैलकुलेट की जाती है वो ज्यामिति के अंतर्गत ही आती हैं। और यहाँ पे दिया गया है अग्निकुंड, वेदियाँ, या फिर अलग अलग चीज़ें, जो कुछ भी, कोई भी एक लाइन खींचने की जो भी रचना की गई, जो भी समझा गया उसके बारे में, जो भी गणित रहा, वो सब का सब ज्यामिति है। ये पुरातन काल से चला आया है, आज की कोई नई बात नहीं है। और अब समतल, समतल आपके मोबाइल की स्क्रीन एकदम फ्लैट है, सपाट है, इसी को समतल कहते हैं। आपकी कॉपी का पन्ना एकदम फ्लैट है, सपाट है, इसे समतल कहते हैं। त्रिभुज, चतुर्भुज, इसमें जितनी भी आकृति है ये सब बनी होती हैं, ये सब क्या होती हैं, एक समतल पर बनी होती हैं। अभी मैं जो भी लाइनें खींच रहा हूँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, ये एक समतल पे खींच रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि ये लाइनें मोबाइल के बाहर निकल के आ रही हैं, 3D में जा रही हैं, ये केवल 2D में जा रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार का समतल है। आगे जानेंगे समतलीय क्षेत्र। अब समतल वाला जितना भी भाग होता है घिरा हुआ, वो समतलीय क्षेत्र कहलाता है, इसमें कोई भी बड़ी चीज नहीं है। आगे बात करेंगे वक्र की। वक्र मतलब कर्व, कागज से पेंसिल पे बनाई गई कोई भी आकृति, सीधी टेढ़ी कुछ भी हो, वो क्या है, वक्र है। यदि कोई वक्र स्वयं को ना काटे तो वह सरल वक्र होता है। जैसे ये है सरल वक्र है, और ये काट दे रहा है तो वक्र है, तब पर भी वक्र है। आगे बिंदु, बिंदु के बारे में आपको कौन क्या नहीं जानता भैया। एक छोटा सा बिंदु यहाँ पे आपको दिखाई भी ना दे रहा हो, एक रचना, बिंदु वह है जिसकी न लंबाई न चौड़ाई न मोटाई, इस सब के बारे में बहुत सारी चीजें। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात ये होती है, आपको समझ में भी आती है, बस आप कंफ्यूज इस बात के लिए हो जाते हैं कि छोटी छोटी बातें आपको यूज यानी प्रयोग में नहीं आती हैं। तो बिंदु के बारे में आप इतना याद रखिए, हो सकता है प्रश्न में पूछ लिया जाए कि बिंदु में क्या होता है क्या नहीं होता है। बिंदु में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, मोटाई होती है, कुछ नहीं होता है, सब हो सकता है, विकल्प है, कुछ भी दे सकता है। आप भ्रम में रहेंगे तो अचंभे में रहेंगे और बातें बदलती जाएंगी। फिलहाल हम बात करेंगे रेखा की। रेखा वह है जिसकी केवल लंबाई होती है। देखिए यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच दी हमने, यहाँ पे केवल इसकी लंबाई है, चौड़ाई इसकी अगर हम कम कर दें, अब इसकी साइज तो बढ़ा दें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इसमें ये चौड़ाई दिखाई दे रही है आपको, बट चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। अभी यहाँ पे हमने जो खींचा है इसमें भी चौड़ाई है, पर वो भी नहीं होनी चाहिए, तब उसको कहते हैं एक रेखा। आगे, एक रेखा
में असंख्य बिंदु होते हैं। संभवतः आपको पता ही होगा कि कोई भी रेखा अगर आपने ऐसे खींची है, थोड़ी मोटी लेते हैं, ऐसे खींची है, तो यहाँ पे अगर आप नोट करें, देखें तो एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, हर एक हिस्सा एक बिंदु के समान है। कोई भी पतली से खींच दिया जाए, मोटी से खींच दी जाए, जो कुछ भी खींचेंगे सब में कुछ न कुछ तो भाग तो मिलेगा ही, और एक भाग एक बिंदु के समान होता है। तो रेखा बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। एक छोटी सी बात और भी, जब भी आपको ड्राइंग बनानी होती है, पहले आप बिंदुओं को खींचते हैं, फिर उसको मिला देते हैं। आपको एक डिज़ाइन मिलता है जहाँ पे बिंदु लिखे रहते हैं, अलग अलग जगह पे गिनतियाँ लिखी रहती हैं, आपको मिलाना होता है जिससे एक चित्र बनता है। ये भी ज़बरदस्त बात होती है। तो ये होता है कि एक रेखा असंख्य बिंदु से मिलकर बनी होती है, या फिर एक रेखा में असंख्य बिंदु होते हैं। एक रेखा में कम से कम 2 बिंदु अवश्य होंगे। एक रेखा में कम से कम 2 बिंदुओं का होना आवश्यक है। जैसे ये कोई रेखा खींच दी, यहाँ पे किनारे और किनारे बिंदु तो हैं ही, बीच में भी ढेर सारे होंगे, लेकिन कोई भी एक रेखा होना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक छोटी सी खींची है, इसमें भी 2 बिंदु, 2 किनारा तो होना ही चाहिए। रेखा असीमित होती है, यानी कि उसका कोई अंत नहीं होता है। 2 भिन्न भिन्न रेखाएं अधिक से अधिक एक बिंदु पर काटती हैं। 2 अलग अलग रेखाएं कहाँ पे काट सकती हैं? अधिकतम केवल एक बिंदु पे काट सकती हैं, न्यूनतम नहीं काटेंगे, 0 बिंदु पर काटेंगे, यानी समांतर हो जाएंगे। 2 बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा गुजरती है। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि आपके पास 2 बिंदु हैं, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, इनसे एक रेखा जा सकती है सीधी वाली, दूसरी अगर भेजेंगे तो उसी पर हो करके जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि बिंदु इतना मोटा हो सकता है और रेखा 3-4 खींच सकते हैं। 2 बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये तो हो गया रेखा के बारे में। अब रेखा के जो प्रकार होते हैं वो सरल रेखा और वक्र रेखा होती है। सरल रेखा इसे कहते हैं, सरल रेखा किसे कहते हैं वो यहाँ पे दी गई है, एक सीधी सी लाइन, वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु को तक बिना बदले जाती है, सरल रेखा कहलाती है। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए उसे अपने रास्ते को बदलना नहीं पड़ता है, वो सरल रेखा हो जाती है। और वक्र रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में बदलती हुई जाती है, वक्र रेखा कहलाती है। तो उसके बारे में कोई बड़ी बात नहीं है। प्रतिच्छेद बिंदु, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उसी बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। और यहाँ पे 2 या 2 से अधिक ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ जाते हैं संगामी रेखाओं के बारे में। देखेंगे जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जब यहीं पे 3 या 4 या 5 और ज़्यादा होने लगती हैं तो भी इनको संगामी रेखाएं कहते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। समांतर रेखा के बारे में अभी आपको बताया, रेल की पटरियाँ एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है, उनको कहा जाता है समांतर रेखाएं। तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? 2 रेखाएं जा रही हैं, चाहे वो एक दूसरे को काट भी दें। फिर से समझते हैं, 2 रेखाएं होनी चाहिए, एक रेखा समांतर ले लेते हैं, एक ही समांतर नहीं मान लेते हैं। अगर कोई इनको काट दे तो भी तिर्यक है, कोई इनको काट दे तो भी तिर्यक है। लेकिन आम तौर पे हम क्या समझते हैं कि 2 समांतर रेखाओं का कोई तिर्यक रेखा तिरछा काटता हुआ जाता है 2 अलग अलग बिंदुओं पे, इसको कहते हैं तिर्यक रेखा। तो 2 या 2 से अधिक रेखाओं को जो रेखा काटती है उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। अब कोण के बारे में बात कर लेते हैं। कोण क्या होता है? ये कोण होता क्या है कि 2 रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं कहीं पे तो उनके बीच में झुकाव पैदा होता है। जो भी झुकाव ये बनता है इसी को कहा जाता है कोण। कितना एंगल पे एक दूसरे पे झुके हुए हैं तो इनको कहा जाता है कोण। अब कोण के ढेर सारे प्रकार यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इनके बारे में बारी से सभी के बारे में चर्चा करते हैं। तो अब कोण में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोणों के प्रकार के बारे में विधिवत। तो सबसे जो पहला कोण होता है यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलता है वो समकोण है, 90 अंश। अब यहाँ पे समकोण के बारे में पूरी डिटेल और क्या दें, अपने त्रिकोणमिति में देख लिया समकोण त्रिभुज के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। न्यून कोण
जो समकोण से कम होता है, 0 से 90 के बीच में होता है, न्यून कोण होता है। अधिक कोण जो 90 से ज़्यादा 180 से कम होता है। ऋज कोण जो 180 अंश का कोण होता है। बृहद कोण जो 180 से ज़्यादा 360 से कम होता है। बस यहाँ पे कोणों की बातें ख़त्म हुई। जो महत्वपूर्ण कोण आ जाते हैं वो कुछ इस प्रकार आ जाते हैं, जहाँ पे तो कोणों के जोड़े आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो आसन्न कोण यहाँ पे दिया गया है। आसन्न कोण को संलग्न कोण, एडजेसेंट एंगल भी कहा जाता है। ऐसे दो कोण जो देखिए, जैसे यहाँ पे दोनों जुड़े हुए हैं, ऐसे दो कोण जो जुड़े हुए होते हैं और इनकी एक भुजा जो होती है उभयनिष्ठ होती है, शीर्ष एक ही होता है, बाकी इनकी अन्य भुजाएं अन्य दिशाओं में खुलती हैं। एक संभावना ऐसी हो सकती है कि एक कोण ये बना है, दूसरा कोण आप इसे लें, तो इनको एडजेसेंट यानी कि आसन्न कोण नहीं कहा जा सकता, हम इन्हीं को कहेंगे आसन्न कोण। ओके, तो यहाँ पर डिटेल खत्म हुई। कोटपूरक कोणों के बारे में बात कर लेते हैं। कोटपूरक कोण के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था। ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो जाता है, 90 अंश हो जाता है। अब वो ऐसे जुड़े हुए भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। आगे समपूरक कोणों के बारे में बात करेंगे। समपूरक कोण ये भी कोटपूरक कोण के भांति व्यवहार करता है, बस ये होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो जाए तो इनको कोटपूरक कहा जाता है। अब ये एडजेसेंट यानी कि जुड़े हुए होते हैं, इनको रैखिक युग्म के कोण भी कहा जाता है। जब एक रेखा पे रहेंगे तो रैखिक युग्म के कोण कहलाएंगे। बाकी एक स्थिति ऐसी भी आती है जहाँ पे दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कब? जब आपने चक्रीय चतुर्भुज अभी आप पढ़ेंगे, यहाँ पे सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। आप समांतर रेखा के क्या होता है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, ये जो दोनों कोण पढ़ने को मिलेंगे, इन दोनों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये क्या होते हैं, समपूरक कोण होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, ऐसे में ये कोण और ये कोण होंगे बराबर, इनको शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, इनको शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। और कुछ अभी तो बहुत सारे कोणों के बारे में जानना है। यहाँ पे संगत और एकांतर कोण के बारे में जान लेते हैं। जब दो तीन रेखाएं एक दूसरे को, मतलब दो रेखाएं समांतर हो और एक तिर्यक रेखा काटे, तो ऐसा करके 8 कोण टोटल यहाँ पे गिनती आप देखेंगे 8 कोण बनते हैं। अब दो कोणों के बीच में अलग अलग प्रकार के संबंध होते हैं, उनके आधार पर इनको अलग अलग कैटेगराइज किया जा सकता है। सबसे पहले बात तो संगत कोण के बारे में बात कर लेते हैं। देखेंगे एक के संगत 5 बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है स्थिति में, इस वजह से इसको संगत कहते हैं। 2 के संगत 6 है, 3 के संगत 7 है, 4 के संगत 8 है, तो संगत कोण होते हैं आपस में बराबर। एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होता है? एकांतर 2 प्रकार के कोण होते हैं। एक के अंतर के बाद आप एकांतर में तिरछा तिरछा समझ सकते हैं। जैसे 4 का तिरछे में 6 दिखाई दे रहा है, ये आपस में बराबर होते हैं, एकांतर हो गए। और 3 का 5 होता है, 1 का 7 हो जाएगा, 2 का 8 हो जाएगा। बाहर वाले का बाहर वाले के साथ देखेंगे, अंदर वाले का अंदर वाले के साथ देखेंगे, इसी को कहते हैं एकांतर कोण। यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण भी काम करते हैं। और एक जो बताया कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, जैसे 4 और 5, इन दोनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। 3 और 6 इनका योगफल 180 अंश होगा। और 2 और 1 जो दिया गया है, ये रैखिक युग्म के कोण है, इनका भी योगफल 180 अंश होगा। तो ये रही स्थितियां। अब बात कर लेते हैं त्रिभुज। समतल में स्थित 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और बस इसके 3 भुजाएं होती हैं, 3 त्रिकोण होते हैं। इसमें क्या बताएं, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। अगर भुजाएं बराबर नहीं है तो उनको कहा जाता है विषमबाहु त्रिभुज। चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग भुजाएं अलग अलग आकार की हैं। यहाँ पे तो नहीं समझ में आ रहा तो आप इस चित्र को देख सकते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये विषमबाहु त्रिभुज है। यही सेम है, इसमें ज़्यादा कोई काम नहीं है, बस भुजाएं। यहाँ पे एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। ए के सामने वाली भुजा को स्मॉल एस दिखाया जाता है, सी के सामने वाले को स्मॉल सी से, बी के सामने वाले को स्मॉल बी से। ये कोई तुक्का नहीं है, ये एग्जैक्ट है, यही फैक्ट है। इसी के तरीके से इसको दिखाया जाता है। ये इसका
जो नामकरण का तकनीक होती है। आप कोई भी चित्र बनाते हैं, इवन चतुर्भुज भी बनाते हैं, आप यहाँ पे आप ABCD तो लिखेंगे, कोण बनाते हैं तो ABC आप लिखे बिना तो रहेंगे नहीं, ज़रूरी है लिखना, इसी वजह से। तो ये नामकरण का तकनीक है। समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, यहाँ पे B और B ये दोनों लंबाई है इनकी बराबर है, एक तीसरे वाले की लंबाई बराबर नहीं है, तो समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में एक विशेष काम जो होता है, ये भुजा और ये भुजा बराबर, इसके सामने वाला ये कोण, इसके सामने वाला ये कोण आपस में बराबर होंगे, यानी ये दो कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज में इन दो भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, और बड़े भुजा के सामने का कोण बड़े होते हैं, छोटे भुजा के सामने का कोण छोटा होता है, ऐसा कुछ होता है। और समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। यहाँ पे आपको सभी भुजाएं बराबर दिखाई दे रही हैं। एक छोटी सी बात कर दूं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यहाँ पे सभी भुजाएं बराबर है तो सभी कोण भी आपस में बराबर होंगे और सभी कोणों का मान 60 अंश होगा, बस। और उनको सिद्ध करने के भी चीजें होती हैं, यहाँ पे 60 अंश दिया गया है, तो ये होता है, काम खत्म हुआ। अब कोणों के आधार पर देख लेते हैं। यहाँ पे त्रिभुज के प्रकार, जो सबसे आसान, सबसे पहला जो दिया जाता है वो आपको होता है समकोण त्रिभुज। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम काम करता है। एक कोण 90 अंश होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। बाकी आधार और लंब आप जो मर्जी कहे उसे आप मान सकते हैं। आगे बात करेंगे न्यून कोण त्रिभुज में। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या होते हैं, 90 अंश से कम हो, यानी न्यून कोण होने चाहिए, बस, उनको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब न्यून कोण त्रिभुज में बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता भी नहीं है, सबको नाम मालूम होना चाहिए। अधिक कोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण होना चाहिए, एक कोण अधिक कोण होना चाहिए, ये वाला 90 से ज़्यादा होना चाहिए, एक ही, बस। तो ये हो जाता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। और यहाँ पे जो दिया गया है त्रिभुजों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कुछ कुछ दिए गए हैं, उनको हम समझ लेते हैं। तो जो पहला दिया गया है, 3 भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इन सारे की चीज़ों के बारे में आपको बता ही चुका हूँ मैं। कुछ चीज़ें और भी दी गई हैं, उनको भी हम ध्यान से पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। ये वाला त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी त्रिभुज की कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं भैया। एक देखिए, या तो तीनों न्यून कोण हो सकते हैं, समकोण होना होगा तो केवल एक समकोण हो सकता है, 2 समकोण वाला त्रिभुज बनेगा नहीं। एक अधिक कोण वाला होता है, 2 अधिक कोण वाला त्रिभुज बनता ही नहीं है, तो 2 तो न्यून कोण होने ही होने हैं। त्रिभुज में अधिक से अधिक एक अधिक कोण, एक समकोण हो सकता है, इससे ज़्यादा समकोण नहीं हो सकते हैं। त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, एक समान होते हैं, बता ही चुके हैं। और यदि किसी त्रिभुज की 2 कोण बराबर है, उनके सम्मुख कोण भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा होता है। किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। यह भुजाओं के माप पे आधारित है, यानी कि कोई भी त्रिभुज बनेगा तो इसका और इसका योगफल हमेशा इससे बड़ा ही होगा, या फिर इन दोनों का मतलब योगफल लिया जाए। दूसरा त्रिभुज में देखते हैं, इन दोनों का योगफल इससे बड़ा होगा, इन दोनों का योगफल इससे बड़ा होगा, कुल मिला के बड़ा ही होगा। आगे यहाँ पे किसी 2 त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है, ये भी एक फैक्ट है। किसी भी त्रिभुज की परिमिति तीनों भुजाओं का योगफल होती है। सिंपल सी बात है भाई, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योगफल ही तो होगी, और क्या हो सकती है, उनको नापने के बाद ही तो मिलता है। अगला है, किसी त्रिभुज को किसी त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रखने पर दूसरा उसे पूरा ढक ले, दूसरा से पूरा ढक ले, दोनों त्रिभुज प्रत्येक दिशा में बराबर होंगे। तो यहाँ पे सर्वांग सम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर पूरा ढक लेंगे तो पूरे बराबर ही होंगे, और ये सर्वांग सम होंगे। संगत भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, सर्वांग सम में तो होता ही है। संगत भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं।
और समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो बता ही चुके हैं। और आगे जो है समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर यानी प्रत्येक 60 अंश के होते हैं। यदि दो या दो से अधिक त्रिभुजों के कोण आपस में अलग अलग बराबर हों तो त्रिभुजों को समकोणिक त्रिभुज कहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। समकोणिक त्रिभुज कैसे कहते हैं? बस दो त्रिभुजों के कोण बराबर होने चाहिए। आगे अभी तक कोई भी बड़ी बात नहीं मिली, आपने हमेशा पढ़ा जो है वही सेम चीजें हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कुछ आपको विशेष रूप से जानना हो। आगे चलते हैं। दिया गया है चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में क्या होता है? एक समतल पर चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के प्रकार जो होते हैं समलंब, समांतर, समचतुर्भुजायत, वर्ग, सबके बारे में डिटेल्स दी गई होगी यहाँ पे, उसको देखते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। चतुर्भुज की चार भुजाएं, चार अंतः कोण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो आगे चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। यहाँ पे चतुर्भुज के प्रकार समांतर चतुर्भुज, एक चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं। समांतर चतुर्भुज का चित्र अगर आप देखेंगे कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसको हटा देते हैं, ये नहीं रहेगा। तो ऐसे आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। यही सारे गुण होते हैं समांतर चतुर्भुज के। और यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के जितने भी गुण मैंने आपको बताए, भुजाएं बराबर, कोण बराबर, विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते, सब दिया गया है। और यहाँ पे वर्ग देने लगा। अभी डिटेल्स थोड़ी सी बेकार तरीके से दी गई है। मैं आपको बता दूं कि वर्ग से पहले हमें आयत सीख लेना चाहिए, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के बराबर ही लगभग होता है ये आयत अपना। जो आयत में डिटेलिंग होती है, जो भी काम होते हैं, वो समांतर चतुर्भुज के बराबर ही होते हैं। बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ जाती है कि कोण 90 अंश के हो जाते हैं और विकर्ण लंबाई बराबर हो जाती है। बाकी ये भी 90 अंश पे ही काटते हैं, नहीं काटते हैं शायद, काटना तो चाहिए था पर नहीं काट रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन समांतर चतुर्भुज में ऐसा काटते हैं। अभी यहाँ पे नहीं काट पा रहे हैं, संभवतः मुझसे ही गलत खींचते हो गया। लेकिन याद रहेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, भले भी उनके बीच में 90 अंश का कोण ना बन पा रहा हो, वो अलग बात है। लेकिन जो समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं सब के सब आयत के पास होते हैं। आयत के पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा गुण हो जाता है कि यहाँ पे प्रत्येक कोण 90 अंश का हो जाता है, विकर्णों की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, बाकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर तो होती ही हैं। आयत के गुण यहाँ पे दिए गए हैं और कुछ गुण दिए गए हैं। विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हाँ जी, जितनी भी चीजें होती हैं मैंने आपको सब बता दी हैं। अब बात करते हैं वर्ग की। वर्ग को बाद में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वर्ग जो होता है वो आयत से पूरा पूरा संबंधित होता है। बस इसमें थोड़ी सी बात एक चेंज हो जाता है कि ये पूरा आयत की तरह समांतर चतुर्भुज की तरह ही होता है। बस यहाँ पे कोण तो 90 अंश होते हैं प्रत्येक, बस भुजाएं क्या कहते हैं, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं। सभी भुजाएं बराबर हो जाएं तो आयत क्या हो जाएगा, विकर्ण बन जाएगा, और कोण 90 अंश का बन जाएगा तो समांतर चतुर्भुज भी वर्ग बन जाएगा। तो यार वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो वर्ग कहलाता है। आसन्न भुजाओं के बीच में प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए। वर्ग के गुण क्या होते हैं, उसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, विकर्ण बराबर, विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। 90 अंश पे काटना मतलब लंबवत होना। तो ये तो हो गया वर्ग के गुण। अभी समझ में आया कि ये आज से पहले क्यों दिया गया है, क्योंकि इसके विकर्णों का जो क्वालिटी होती है वो समांतर चतुर्भुज के क्वालिटी के साथ मैच खाती है। आगे आयत के बारे में तो बता ही चुके हैं, और उसके बाद आ जाता है समचतुर्भुज। ये तो छूटा जा रहा था।
जो समचतुर्भुज होता है वो समांतर चतुर्भुज के पूरा पूरा बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हो रही थी, इसमें भी होंगी, बशर्ते इसमें होता क्या है, सभी भुजाएं बराबर हो जाती हैं। ठीक है, सभी भुजाएं बराबर हो जाती हैं। बाकी समांतर चतुर्भुज के गुण के अनुसार ही ये सारी चीजें रहती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे विभाजित करते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण बराबर, हाँ बिल्कुल विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। भुजाओं के वर्गों का योगफल ये विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये इसकी क्वालिटी हो जाती है। बाकी सिंपल सी बातें हैं। आगे समलंब को देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास समलंब दिखाई दे रहा है। समलंब में आप जान लीजिए कि दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। बस इतनी सी क्वालिटी होती है समांतर चतुर्भुज की। बाकी ये इसकी ऊंचाई होती है। यहाँ पे दो भुजाएं बराबर समांतर होती हैं, उनके बीच की ये जो ऊंचाई होती है इनकी दूरी होती है, और इन्हीं का प्रयोग कर दिया जाता है इसके क्षेत्रफल को निकालने में। बाकी समलंब में और कोई बड़ी बात नहीं होती है। वृत्त, सर्कल, वृत्त या सर्कल में आप जानते ही हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ पे इसकी परिभाषा दी गई है, लेकिन हम यहाँ पे बस चित्र में देख लेंगे, थोड़ी सी बातें समझ लेंगे। इस पूरे को वृत्त कहा जाता है, इसको त्रिज्या कहा जाता है, इसको व्यास कहा जाता है, इसको जीवा कहा जाता है, इसको केंद्र कहा जाता है, इसको परिधि कहा जाता है। बस अब यहाँ पे अलग अलग उसके नाम दिए गए हैं। यहाँ पे वृत्तों के गुणों को दिया गया है। वृत्त के जो गुण हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार से ये सवाल बनाते हैं। सबसे पहला जो गुण दिया गया है, वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अगर हम एक वृत्त लें और एक जीवा लें इसकी, तो केंद्र से अगर लंब डालेंगे तो क्या करेंगे, समद्विभाजित, दो बराबर भागों में बांट देगा। और किसी वृत्त के जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से जब मिलाएंगे तो वो लंबवत होगा, यानी इसका ठीक अपोजिट काम, यानी कि काम वही करेगा। तो वही सेम चीज यहाँ पे दूसरे बिंदु पर दिया गया है। तीसरे पे चलते हैं। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। समदूरस्थ मतलब होता है समान दूरी पर स्थित। अगर एक जीवा ये है, दूसरी जीवा ये है, अगर इनकी लंबाइयां बराबर हैं तो केंद्र से समान दूरी पर होनी ही चाहिए, भले भी वो सामने सामने ना होकर कैसे भी दी गई हो। दूरी, लंबाई सेंटीमीटर में, लंबवत दूरी बराबर ही होगी। आगे, केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान होती हैं, उसी बात का अपोजिट कहा गया है। और वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, ये एक वृत्त हो गया है। और इसकी दो जीवाएं हैं, अगर ये केंद्र पर कोण बनाएंगे तो इनकी कोण की लंबाई क्या होती है, ये कोण क्या होगा, वो बराबर होगा। और बराबर कोण अंतरित करने वाली जीवाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर ही होती हैं, उसी का अपोजिट भी काम करता है। 3, असंरेख बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। एक बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं एक बिंदु से जाने वाले। 2 बिंदुओं से भी अनंत खींचे जा सकते हैं। 3 बिंदुओं से केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। संकेंद्रीय वृत्त, अब 2 वृत्त ऐसे हो जिनके जो केंद्र समान होने चाहिए, जैसे कि गोला प्रकार अब बिंदी रख करके 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, ये संकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। सतह या सरफेस, अब पृष्ठ को सतह या सरफेस कहते हैं, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। घनाभ, ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है इसको घनाभ कहते हैं।